वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल्स। और आज हम डिस्कस करेंगे देश के एक प्रीसियस मुद्दे के ऊपर, जो कि है गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित और साथ में बेरोजगारी। ठीक है, अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट अपलोड किया गया। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट, ठीक है, जो कि काफ़ी अवेटेड रहा है। ठीक है, ये वैकेंसी आपको बता दें 2019 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 2020 में इसको प्रोटेस्ट किया जाता है, 2021 में इसकी एग्ज़ाम होती है और फाइनली 2022 में अभी रिजल्ट आया है। अब ना मालूम इसकी भर्ती कब, प्रक्रिया कब पूरी होगी। आप खुद ही देखिए कि 2019 और 2023-24 तक ही जाएगा ये प्रोग्राम आपका एनटीपीसी की वैकेंसियां भरने का। ठीक है, जो कि लगभग कितने साल का प्रोसेस है? 6 साल का प्रोसेस होगा। कितने साल का प्रोसेस होगा? 6 साल का प्रोसेस होगा। क्या गवर्नमेंट ये नहीं सोच सकती कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 28-29 साल है, अगर वो 2019 में आपका एनटीपीसी का वैकेंसी भरता है और वो वेट करता है कि यार चलो मेरा गवर्नमेंट में हो जाए या मेरा कुछ अच्छा हो जाए, उसके बाद मैं कुछ अच्छे काम करूं, तो क्या 6 साल में वो कहाँ चले जाएगा? अगर 28-29-30 साल में कोई बंदा वैकेंसी भरता है तो उसकी उम्र स्वाभाविक सी बात है 34-35-36 साल हो जाएगी। तो क्या इतना टाइम होना चाहिए गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए? प्रदेश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज अपने इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सर, आप प्लीज़ इस मुद्दे पर, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी और गवर्नमेंट नौकरी, ठीक है, जिसके लिए बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी टाइम लगाते हैं, अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। कई बच्चे तो इस रिजल्ट के नर्वस होने के बाद, कई बच्चे तो इस कगार पर है कि वो आत्महत्या तक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग इतने नर्वस है इस रिजल्ट के बाद कि उनको लग रहा है कि शायद पढ़ाई करके कुछ फायदा ही नहीं है। और यकीनन तौर पे सर, आप देखिए, जमीनी हकीकत यही है कि बच्चा आज पढ़ाई से ऊब चुका है। आज का बच्चा बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबका यही मानना है कि यार इतना पढ़ने के बाद तो हमें कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है, हमें गवर्नमेंट नौकरी तो मिलती ही नहीं है। तो सर, क्या आप इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते? ठीक है, गवर्नमेंट नौकरी में इतनी कठिनाइयाँ क्यों? 2019 की वैकेंसी 2024 तक चली जाती है? क्या देश में इस चीज को सोचने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है? एक तो इसका रिजल्ट इतना बेकार तरीके से आया है, इतना झन्नाटेदार रिजल्ट है कि कोई भी शौक है, हर कोई शौक है कि भाई इस टाइप का रिजल्ट कैसा। रेलवे बोर्ड बोलती थी कि 20 गुना भर्ती देंगे, 20 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आखिरकार जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो सिर्फ 11 गुना ही है। ठीक है, खान सर, विपिन सर, इन लोगों ने अभी महाआंदोलन किया इसके ऊपर। ठीक है, सबका यही मानना है कि क्या है कि 11 गुना ही रिजल्ट। और ऑब्वियस सी बात है, आपके पास बहुत सारी त्रुटियां हैं इस चीज़ों के लिए। आप एक तो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम, ठीक है, हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सर, ठीक है, अश्विनी वैष्णव सर, इन्होंने बोला है कि वैष्णव सर इन्होंने बोला है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सर, इन्होंने ये बोला है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम सही नहीं है। ठीक है सर, हम आपकी बात से सहमत है और काफ़ी खुश है कि आपको भी ये लगता है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम सही नहीं है। और यकीनन तौर पे हमें भी यही लगता है, जितने भी विद्यार्थी उनको ये लगता है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम सही नहीं है। बिल्कुल भी सही नहीं है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। और क्या ही ज़रूरत है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की? क्या ही जरूरत है? आप ये बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन का मतलब, मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है अंकों का सामान्यीकरण। होता क्या है कि अभी देश में एक वैकेंसी के लिए करोड़ों करोड़ों लोग फॉर्म डालते हैं, करोड़ों करोड़ों विद्यार्थी वैकेंसियां देते हैं, उसकी परीक्षा, वैकेंसियों की परीक्षा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि सही है कि इतनी बड़ी तादाद में एक साथ परीक्षा कराना भी संभव नहीं है, ये भी बात सत्य है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी नॉर्मलाइजेशन का क्या सिस्टम है? देखो, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत है? और यदि अगर आप नॉर्मलाइजेशन करते भी है तो इस हिसाब से करें कि इसका एक रेशियो तो हो, इसका एक फार्मूला तो हो, जो लोगों को पता चले, जो शिक्षकों को समझ में आए, जो विद्यार्थियों को समझ में आए। आपके नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में तो होता ये है कि किसी का किसी दिन 16-16 नंबर बढ़ जाते हैं, 20-20 नंबर बढ़ जाते हैं, और किसी के बेचारे के 10-10 नंबर कम भी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता है विद्यार्थियों के लिए, जमीनी हकीकत ये है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम करने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कि ठीक है, अगर आज शिफ्ट का पेपर इजी है, अगले शिफ्ट का पेपर कठिन है, इस हिसाब से आप क्या करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करते हैं ताकि सभी के अंक बराबर हो। लेकिन
क्या ये सिस्टम करने की ज़रूरत है? क्या आपके पास ऐसे अधिकारी नहीं है कि जो समान लेवल पर हर शिफ्ट का पेपर निकाल सके? क्या आपके पास इतनी बड़ी तादाद में अच्छे अधिकारी मौजूद नहीं कि जो इस विषय पर सोच सके कि क्यों जरूरत है नॉर्मलाइजेशन की? आप हर शिफ्ट का पेपर समान निकालिए ना। हर शिफ्ट का पेपर समान का मतलब है कि अगर मान के चलो आप फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में ये क्वेश्चन दे दे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, आप दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन दे दे कि अकबर और हिमू के बीच लड़ाई किस सन में हुई थी, आज तीसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन दे दे कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये तो तीनों एक ही समान लेवल की हुई ना। तो यहाँ पर फिर कहाँ पर कठिन और इजी पेपर की बात आती है? यदि आपको देना है तो इस पेपर में भी आप लाभ हानि का एक क्वेश्चन दे, इस पेपर में भी लाभ हानि का दे, अगले पेपर में भी लाभ हानि का दे। ठीक है, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज। क्या आप इतना काम नहीं कर सकते? आपको मालूम है कि 1 करोड़ लोगों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और आपको एक बड़ी एग्जाम करानी है, तो आपको उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बस उठे और प्रिपेयर कर दिए। तो इसमें इजी और कठिन वाली कोई बात ही नहीं होती है, ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। क्योंकि आज देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझ रहा है और बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखिए 2019 एनटीपीसी की वैकेंसी है और बच्चे अभी तक वेट कर रहे थे और रिजल्ट आया भी तो कैसा, बच्चों के उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। आप बोलते 20 गुना वैकेंसी देंगे और दिए 11 गुना। आपको वैकेंसी निकालते समय ही ये ध्यान में रखना चाहिए कि देश में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। तो आप वैकेंसी निकालते समय ही अपने एक पॉइंट डाल दीजिए कि भाई एक पोस्ट के लिए एक ही बंदा भर सकता है, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो। दूसरा कि वो एक ही रेलवे जोन से भरे। और दूसरी भी बहुत सारी वैकेंसियां है जिसमें नॉर्मलाइज सिस्टम हो रहा है, तो नॉर्मलाइज सिस्टम तो खत्म ही होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य पर बहुत असर होता है। रिसेंटली एमपी में भी बहुत सारी एग्जाम्स होती है जिनमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम किया जाता है। कई बच्चों के सिमिलर नंबर होते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही क्या होता है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप बताइए कि अगर 2 दोस्त है, उनके सिमिलर नंबर है और उसके बाद एक दोस्त का सिलेक्शन हो, दूसरे का ना हो, तो दूसरे दोस्त के मन पे क्या गुजरेगी? आप सोचिए। जमीनी हकीकत यही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सर तो फर्श से अर्श पर आए हैं, उन्होंने तो पूरी तकलीफें देखी है, उन्होंने देखा है कि देश में क्या होता है। उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाया है और बहुत ही मेरे लिए काफ़ी आइडियल है। और मुझे लगता है सर कि आपकी होती हुई यदि अगर ये सिस्टम न सुधरा तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कभी कोई भी प्रधानमंत्री इस सिस्टम को सुधार पाएगा। सर आप में काफ़ी काबिलियत है और आपसे ये एक उम्मीद है कि आप इस सिस्टम को सुधार सके और आने वाले बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाने से बचा सके। खान सर का जो वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने उसमें ये बात बोली थी कि अगर ऐसा ही सिस्टम चलता रहा तो एक दिन बच्चों का पढ़ाई पर से विश्वास ही उड़ जाएगा, बच्चे पढ़ाई करना ही पसंद नहीं करेंगे। और सिंपल सी बात है सर कि यदि अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो सिर्फ इसलिए कि वो अपने बेहतर भविष्य को बेहतर कर सके, अपने भविष्य को आगे बढ़ा सके, और यही सिस्टम चलता रहा देश में तो यकीनन तौर पे बच्चे पढ़ने से रूठ ही जाएंगे। और ये तो हालत अभी भी शुरू हो गई है कि जहाँ मैं हूँ, जिस जगह पर मैं हूँ, यहाँ पर तो बच्चों का पढ़ाई पे बिल्कुल भी मन नहीं है। लोगों को तो बस अपना इधर उधर की बातें करने से, और उनको तो यही मालूम है कि यार पढ़ाई करके भी कुछ फायदा नहीं है, गवर्नमेंट नौकरियां तो मिल नहीं रही है, कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है। और यदि अगर आज पढ़ाई से बच्चे उब जाएंगे तो क्या आपकी अर्थव्यवस्था एक दिन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगी? बिल्कुल नहीं बन पाएगी सर। आपको मालूम है कि युवा ही इस देश का भविष्य है। वो जितने अच्छे से मेहनत करेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, वो उतना अच्छा आगे लाइफ में कर पाएंगे, और जितना अच्छा वो लोग करेंगे उतने अच्छा हमारा देश भी क्या करेगा, तरक्की करेगा। आप सर यकीनन तौर पे इस सिस्टम को बदलिए, गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म को तैयार कीजिए और तब देखिए कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। यकीनन तौर पे 2030 में भारत नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, तो सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा हो वो इस तादाद में इसको शेयर करें, क्योंकि मेरे पास यही एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसके जरिए मैं ये संदेश देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो बेरोजगारी के मामले में और शिक्षा के क्षेत्र में आए और आकर के यहाँ पर जो तब्दीलियाँ करनी है उनको उसको अच्छे से रीड करें और तब्दीलियाँ करें, ताकि आने वाले समय में बच्चों का भविष्य उज्जवल बने और बच्चे एक एम के साथ अपने ज़िंदगी को, अपने करियर को और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। हमारे देश में बहुत सारा रियल टैलेंट है और इस रियल टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर आप एक ही बंदे को, एक ही व्यक्ति को 4-4 पोस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे तो फिर दूसरे जो अच्छे
स्टूडेंट्स है उनका क्या होगा। तो सर हमेशा वैकेंसी 1 पोस्ट और 1 वैकेंसी, मतलब एक पोस्ट पर एक ही बंदा हो, ऐसी वैकेंसियां निकालिए। अपने वैकेंसी निकालने के तरीकों को थोड़ा चेंज करिएगा सर, ताकि आने वाले समय में ये सब जो सिस्टम चल रहा है इसमें आपको तकलीफें ना हो, बार बार प्रोटेस्ट करने की जरूरत ना पड़े और बार बार हमको आंदोलन करने का मौका ना मिले, ताकि देश और दुनिया की नज़रों में भारत की छवि धूमिल ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।